कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू का पोर्शन है वो मैं लेकर के आई हूँ। न्यूट्रिटिव वैल्यू जो मैंने बताया था वो लास्ट टाइम, उसके ही आगे मुझे प्रोसीड करना है। तो देखिए फ्रेंड, ये फूड साइंस का वीडियो है। जैसा कि मैं बताती हूँ कि ये जो वीडियोज़ होते हैं फूड साइंस के, वो जितने भी लोग जो भी फूड टेक्नोलॉजी के या फिर FSSAI के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी जो भी फूड कंपनी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए, और साथ ही साथ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि जानना चाहते हैं कि हम जो फूड ले रहे हैं, सपोज अगर हम मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स क्या हैं, मिल्क में कंटेंट क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों के जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होते हैं। तो ये वीडियोज़ आप सभी लोग देखिए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ फ्रेंड। ये जो हमारे पास न्यूट्रिटिव वैल्यू है ये मिल्क की, इसके बारे में बताते हैं। देखिए जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की, उसमें जो मिल्क होता है, देखिए फ्रेंड ये क्या होता है, इसमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होती है। मैं पहले भी जो मेरा मिल्क वाला लेक्चर है उसमें मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो जो मिल्क है उसमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होती है और जो इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो ओवर 90 होती है। जो मिल्क है उस पर 3 to 4% प्रोटीन होती है, और ये जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होती है और जो अमाउंट होती है ये इंजेस्टेड हो सकती है, और जो प्रेजेंस ऑफ जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसको इंडिस्पेंसेबल बना सकते हैं। ओके, लाइसिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, एंड ये मिल्क प्रोटीन्स में अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइसिन है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है और ये मिल्क में अबंडेंट पाया जाता है। एंड चीज़, खोया, डिहाइड्रेटेड मिल्क पाउडर्स ये जो है ये कंसनट्रेटेड फॉर्म्स हैं, हैंस इसमें जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर यूनिट हैं वो हाई होते हैं। ओके, क्योंकि कंसनट्रेटेड फॉर्म है तो इसमें पर यूनिट में जो ये अमाउंट होती है ये हाई होती है, ज़्यादा होती है। तो देखिए अब यहाँ पे जो मिल्क है इसमें जो ओनली जो सब्सटेंस होता है जो कि लैक्टोज कंटेन करता है, मिल्क ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें लैक्टोज शुगर पाई जाती है, और ये जो गैलेक्टोज है जो कि एसेंशियल होती है मालन शीत की सिंथेसिस के लिए। ओके, मालन शीत आप जानते हैं ये जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं उसमें ये जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, तो अगर आप किसी एक नर्व सेल का जो है या नर्व फाइबर का अगर आप स्ट्रक्चर देते हैं तो वहाँ पर आपको मालन शीत मिलती है। ओके, तो लैक्टोज वो सिर्फ ईजली सॉलेबल जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो नॉट बीइंग ईजली सॉलेबल फेवर्स द ग्रोथ ऑफ लैक्टिक एसिड बैसिलाई इन द इंटेस्टीन, और ये क्या होता है, ये पीएच को डिक्रीज़ करता है। ओके, क्योंकि ये जो लैक्टोज होता है ये इसका जो फेवर होता है वो ईजली सॉलेबल नहीं होता है, और लैक्टिक एसिड बैसिलाई की जो ग्रोथ होती है इसके लिए इंटेस्टाइन में, और हमारा आपको पता है जो लैब होते हैं और हमारी इंटेस्टाइन होती है इसमें ई कोलाई जो होता है ये भी हमारे लिए यूज़फुल या बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये पीएच को डिक्रीज़ करता है। नाउ अभी ये जो पीएच का जो फेवर है ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से ड्रॉप होता है या फिर कम होता है। ओके, जो पीएच फेवर है ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से ड्रॉप हो जाता है। नाउ लैक्टोज जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम आयन की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ज़्यादा परमिएबल हो जाती है। ओके, नाउ जो मिल्क शुगर है वो ड्यू टू इट्स कंट्रोल्ड ग्लाइसेमिक इफेक्ट, इसके कंट्रोल्ड ग्लाइसेमिक इफेक्ट की वजह से जो मिल्क शुगर होती हैं वो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रेफर की जाती हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ एवन टोन मिल्क में देख लेते हैं। ये एक एवन टोन मिल्क है, उसका बताया गया है, ये 100 ml की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी किलो कैलोरी में 63 है, कार्बोहाइड्रेट ग्राम्स में 4.6 है, एंड प्रोटीन ग्राम्स में 3.2 है, फैट इन ग्राम्स 3, एंड कैल्शियम इन मिलीग्राम्स 125 पर 100 ml की बात हो रही है। Now sodium in milligrams 50, magnesium in milligrams 10, potassium in milligrams 150, phosphate in milligrams 210, and citrate in milligrams 200. Okay, and chloride in milligrams 100, bicarbonate in milligrams 20, sulfate in milligrams 10, and vitamin A is 200. Okay, in IU. Now Aventone milk contains skim milk powder, काउज मिल्क एंड बुफेलोज मिल्क। ओके, नाउ ये जो सोर्स है ये तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर से लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से हमको एक आइडिया हो गया है कि इस मिल्क में क्या क्या कंटेंट है। ओके, नाउ
यहाँ पे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू का चार्ट है, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पर 100 ग्राम्स है। नाउ मॉइस्चर, एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन ए, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, विटामिन B12। नाउ buffalo's milk, cow's milk, human milk, curd, cottage cheese, चीज़, खोआ होल बफेलो मिल्क का है, एंड स्किम्ड मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर। नाउ यू कैन ईजिली कंपेयर विद दिस टेबल। ओके, तो अब यहाँ पे जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं वो किस प्रोडक्ट की हाई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज अगर मैं बुफेलो मिल्क की बात करूँ तो बुफेलो मिल्क में जो मुझे हाईएस्ट जो चीज़ दिख रही है वो यहाँ पे है 210। ओके, और ये 210 इन मिलीग्राम्स में अगर हम बात करें तो 210 है। और अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो 81 है, 81 ग्राम्स ये मॉइस्चर है। ओके, लाइक इसी तरीके से आप सारी चीज़ों जितने भी आपके मिल्क के टाइप्स हैं एंड चीज़ प्रोडक्ट जो है आपके, उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, और अगर हम इस टेबल में मॉइस्चर का कंपैरिजन करें तो अगर मॉइस्चर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो यहाँ पे देखिए कर्ड में है। ओके, ये देखिए 89.1 है। एंड अगर हम एनर्जी किलो कैलोरी की बात करें तो एनर्जी इन किलो कैलोरीज जो हैं ये 496 है, एंड ये होल मिल्क पाउडर में है। एंड प्रोटीन, अगर प्रोटीन देखते हैं तो प्रोटीन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो प्रोटीन है वो 38 है। 38 है, ये स्किम्ड मिल्क पाउडर या और काउज मिल्क का प्रोटीन है, ये 38 ग्राम्स है। और यहाँ पे फैट यहाँ पे है 31.2, ये खोआ में है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज़ 51 ग्राम्स। ओके, इन स्किम्ड मिल्क पाउडर इसमें कार्बोहाइड्रेट है 51 ग्राम्स। एंड इन कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम इन मिलीग्राम्स की बात करें तो कैल्शियम 1370 है स्किम्ड मिल्क पाउडर में अगेन। एंड फॉस्फोरस इन मिलीग्राम्स, फॉस्फोरस इन मिलीग्राम अगेन स्किम्ड मिल्क पाउडर में है 1000। एंड आयरन इन मिलीग्राम, आयरन की अगर बात करें तो 5.8 है, ये खोआ में है होल बफेलो मिल्क। एंड विटामिन इन आयु, इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 1400 है, एंड ये होल मिल्क पाउडर में है। एंड यहाँ पे थायमीन इन मिलीग्राम की बात करें मिलीग्राम्स में तो थायमीन यहाँ पे है 0.45। ओके, 0.45 है, अगेन ये स्किम्ड मिल्क पाउडर में है। नाउ राइबोफ्लेविन इन मिलीग्राम्स अगर हम देखें तो ये 1.36 है, ये 1.36 यहाँ पे हाईएस्ट है होल मिल्क पाउडर में। एंड यहाँ पे नियासिन अगर हम मिलीग्राम्स में बात करें तो ये 1 है, एंड स्किम्ड मिल्क पाउडर में है। एंड विटामिन B12 इन माइक्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे इन स्किम्ड मिल्क पाउडर 0.83 है। ओके, तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया है कि कौन सी न्यूट्रिटिव वैल्यू किस में हाईएस्ट है। चलिए, और सोर्स यहाँ पे नीचे दे रखा हुआ है कि कहाँ से सोर्स लिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट स्लाइड की तो देखिए जो फैट ऑफ मिल्क होती है फ्रेंड वो ईजिली डाइजेस्टेबल होती है, और इसमें लाइनोलिक एसिड 2.1% होता है, एंड लाइनोलेनिक एसिड 0.5% है, एंड एराकिडोनिक एसिड इज़ 0.14%। ओके, नाउ स्किम्ड मिल्क में कोई भी फैट नहीं होती है, इट डजंट कंटेन एनी फैट। एंड बुफेलोज मिल्क में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फैट होती है, हाई अमाउंट ऑफ फैट होती है। ओके, नाउ डेयरी फूड्स जो हैं ये मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम का होते हैं, मेजर सोर्स होते हैं कैल्शियम का। क्यों? क्योंकि जो इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो 1:1.2:1 है इन मिल्क। ओके, नाउ और ये मोस्ट फेवरेबल होता है फॉर बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत फेवरेबल होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर बोन को डेवलप करनी है, स्ट्रॉन्ग बनानी है तो मिल्क को डेली पीना है, या मिल्क का प्रोडक्ट लाइक कर्ड आपको खाना है। नाउ इन एडिशन अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन D एंड लैक्टोज है जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को फेवर करता है। नाउ कैल्शियम रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी मेट ईजिली विदाउट टेकिंग मिल्क। ओके, अगर हम लोग मिल्क नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को ईजिली पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैल्शियम का बिगेस्ट जो रिचेस्ट सोर्स है वो मिल्क ही है।
नाउ मिल्क जो है वो पुअर सोर्स ऑफ आयरन है, मिल्क में आयरन बहुत कम होता है, पुअर सोर्स है ये, बट लिटिल आयरन प्रेजेंट होता है और ये बॉडी में यूटिलाइज होता है। खोआ में मोर अमाउंट ऑफ आयरन होता है, क्यों? क्योंकि जो इसका प्रोसेस होता है तो इसके कंटेनर जो जिस कंटेनर में इसको जलाया जाता है मिल्क को और खोया बनाया जाता है, वहाँ से मिल्क को बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड करके कंडेंस करके, तो वहाँ पे इसके कंटेनर जो होते हैं आयरन के, वहाँ से इसमें आयरन आ जाता है। नाउ मिल्क का जो इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स जो है वो ऑफ परफॉर्म विटामिन ए, लेकिन बहुत सारे अर्बन रेजिडेंट्स जो हैं वो डेयरी मिल्क कंज्यूम करते हैं, जिसमें मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन ए होता है और ये फैट के साथ रिमूव हो जाता है। ओके, नाउ एवन मिल्क जिसका भी हमने कंपेयर किया था, जिसकी टेबल दिखाई थी, तो एवन मिल्क जो प्रोड्यूस होता है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से, वो फोर्टिफाइड होता है विद 1000 IU फॉर एवरी 500 ml ऑफ मिल्क। ओके, नाउ थायमिन ये सिर्फ फेयर कंसनट्रेशन ऑफ मिल्क में होता है। इसका जो थायमिन का जो कंसनट्रेशन है ये मिल्क में काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन रिलेटिवली ये कांस्टेंट अमाउंट में होता है। ओके, नाउ अगर हम राइबोफ्लेविन की बात करें तो ये हायर कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है दैन द अदर विटामिन बी, एंड जो इसकी स्टेबिलिटी है हीट के लिए, ये इसको मिल्क को डिपेंडेबल सोर्स बनाती है इसके विटामिन्स के लिए। ओके, नाउ चीज़ मेकिंग में क्या होता है? चीज़ मेकिंग में राइबोफ्लेविन जो प्रेजेंट होता है वो वे वाटर में, जिसको छाछ भी बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। सिंस क्योंकि ये जो है सेंसिटिविटी होती है इसकी लाइट के लिए, तो जब मिल्क को एक्सपोज करते हैं सनलाइट पे 50% ऑफ राइबोफ्लेविन लॉस्ट हो जाता है। नाउ जो मिल्क है वो नियासिन का गुड सोर्स नहीं है, बट एक्सीलेंट सोर्स है ट्रिप्टोफैन का। ओके, नाउ मिल्क में विटामिन सी भी बहुत कम होता है, ये पुअर सोर्स है, और जो अमाउंट ऑफ विटामिन ए एंड डी जो होता है ये डिपेंड करता है कि एनिमल को क्या फीड कराया गया है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम मूव करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फ्रेंड जो फिजिकली मिल्क होता है वो डाइल्यूट इमल्शन होता है, कोलाइडल डिस्पर्शन होता है एंड ट्रू सॉल्यूशन होता है। नाउ एसिडिटी फ्रेश मिल्क की जो pH होती है अबाउट 6.5 to 6.7 होती है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात हो रही है। नाउ मिल्क अगर एयर से एक्सपोज्ड होता है तो इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि स्लाइटली क्योंकि जो लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। नाउ जो रॉ मिल्क है नॉर्मली इसमें सम लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रेजुअली एसिडिटी को अगर बढ़ा देते हैं अगर इसको स्टोर करके रखा जाए रॉ मिल्क को। ओके, नाउ पॉस्चराइजेशन ये लैब को या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ विस्कोसिटी में क्या है, जो फैक्टर विस्कोसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं मिल्क की विस्कोसिटी को, वो क्या होते हैं? वो स्टेट होते हैं, और ये कंसंट्रेशन जो है प्रोटीन की और फैट की, टेम्परेचर ऑफ जो मिल्क है, एज ऑफ मिल्क है, इस पर डिपेंड करते हैं। नाउ ये सारे फैक्टर्स पे। नाउ अब यहाँ पे जो कंडीशन एंड ट्रीटमेंट है जो कि स्टेबिलिटी ऑफ केसिन को अफेक्ट करता है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इन द मिल्क जो विस्कोसिटी ऑफ मिल्क है सच एज एसिडिटी, सॉल्ट बैलेंस, हीट ट्रीटमेंट एंड जो एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम्स हैं एंड बैक्टीरिया हैं उस पर डिपेंड करता है। नाउ विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फैट, साइज ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स एंड एक्सटेंट ऑफ क्लस्टरिंग ऑफ द ग्लोब्यूल्स, एंड होमोजेनाइजेशन एंड एजिंग जो है ये इस विस्कोसिटी को इंक्रीज करती है। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड है, -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये सॉल्युबल जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनसे अफेक्ट होता है, लाइक लैक्टोज हैं एंड ऐश है जो कि कांस्टेंट होते हैं। ना ये जो फैक्ट है ये पॉसिबल बनाता है कि और ये डिटरमाइन करता है कि वेदर और नॉट मिल्क इज़ डाइल्यूटेड। नाउ एडिशन है जो 1% ऑफ वाटर का मिल्क में अगर हम कर रहे हैं तो ये फ्रीजिंग पॉइंट को 0.0055 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। नाउ बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देखें तो मिल्क 100.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, एट विच टेम्परेचर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड, और इस पे सारे ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। नाउ लॉस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ बॉइल्ड मिल्क इज मोर than the compensated by the avoidance of milk-borne disease. Okay. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्लाइड है हमारे पास मिल्क कुकरी एंड इफेक्ट ऑफ हीट। ओके, इफेक्ट ऑफ हीट का क्या इफेक्ट होता है? तो नाउ
हीट का इफेक्ट प्रोटीन पे देखते हैं। ऑन हीटिंग, जब हीट करते हैं तो जो लैक्टोअल्बुमिन है एंड लैक्टोग्लिबिल है ये इनसॉल्युबल होती हैं और प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। लैक्टोअल्बुमिन ये कोगुलेट होने लगती हैं एट टेम्परेचर ऑफ 66 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑलमोस्ट टोटल जब वे प्रोटीन होती है वो हीटेड जब हीट की जाती है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 5 मिनट्स। नाउ वे प्रोटीन्स के लिए जो हीट होती है वो डीनेचुरेशन होता है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एंड जो रैंडमली कोल्ड प्रोटीन्स होती हैं वो ओपन अप हो जाती हैं और जो बीटा लैक्टोग्लोब्युलिन है इन पर्टिकुलर वो बाउंड होती है टू द अल्फा कैसीन फ्रैक्शन से, ये सल्फर ब्रिज से बाइंड होती है। नाउ जो अमाउंट ऑफ कोगुलम है वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं और टाइम ऑफ हीटिंग को बढ़ाते हैं। कोगुलम जो कोगुलम दैट फॉर्म्स अपीयर एज स्मॉल पार्टिकल्स रादर देन द फर्म मास। ओके, नाउ अब ये बॉटम पे कलेक्ट हो जाता है ऑफ द पैन एंड इन विच मिल्क इज हीटेड, जिसमें कि मिल्क को हीट किया जा रहा है। प्रोटीन जो कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क इन मिल्क में है वो है क्रेसीन, और ये कोगुलेट नहीं होती है एट द यूजुअल टेम्परेचर्स and times used in food preparation, but casein coagulates at 100 degree centigrade heated at 12 hours or at 135 degree centigrade to 1 hour, okay, or at 155 degree centigrade to 3 minutes, okay। ये थ्री टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी कंडीशन रहेगी तो कोगुलेट हो जाएगी। नाउ जो रेजिस्टेंस है ऑफ केसिन का हीट के लिए वो क्यों है, क्योंकि इन कॉम्बिनेशन विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड सिट्रेट इन मिल्क। ओके, गॉट इट। नाउ हीटिंग पीरियड्स दैट जो प्रोड्यूस कर रहा है केसिन कोगुलेशन को वो शॉर्टर होते हैं जब कंसंट्रेशन ऑफ केसिन वो इंक्रीज होता है अबव द रेगुलर फ्लूइड मिल्क। नाउ जो एग्जाम्पल है स्टरलाइजेशन में वो क्या है, जो केन्ड इवेपोरेटेड जो मिल्क होते हैं ये नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है कि टू टेक सर्टेन मेजर्स टू प्रिवेंट कोगुलेशन, कि केसिन का कोगुलेशन ना होने दिया जाए और उसके लिए सर्टेन मेजर्स अपनाए जाएं। नाउ वन सच मेजर, अगर इसमें से किसी एक मेजर की बात करें तो वन सच मेजर इज़ टू प्री वॉर्म द मिल्क प्रायर टू इट्स स्टरलाइजेशन, कि स्टरलाइजेशन करने से पहले मिल्क को थोड़ा सा हीट कर लेते हैं, प्री वॉर्म कर लेते हैं। नाउ जब मिल्क को हीट करते हैं तो जो एल्ब्यूमिन फॉर्म होता है वो फ्लैक्यूलेंट प्रेसिपिटेट हो जाता है जो कि साइड्स ऑफ द कंटेनर पे सेटल हो जाता है। नाउ कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन बाय हीट जो है वो एक्सेलरेट होती है जब उसकी एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं। नाउ इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द काइंड एंड कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट, जो भी कंसनट्रेशन जो सॉल्ट्स की प्रेजेंट होती है उस पर डिपेंड करता है। नाउ रिएक्शन जो है सॉल्ट्स की एंड टेनिन्स की ऑन द कोगुलेशन ऑफ द केसिन इज एनहांस्ड बाय द हीट। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फैट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो फैट, द लेयर ऑफ फैट दैट मे फॉर्म ऑन मिल्क, जो मिल्क पे बनती है वो बॉयल करने पे फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ द फिल्म ऑफ द प्रोटीन, तो क्या होता है जो दैट सराउंड्स द फैट ग्लोब्यूल्स इन द अनहीटेड मिल्क। ओके, नाउ ब्रेकिंग ऑफ फिल्म जो है ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स परमिट्स, क्या परमिट करती है, कोएलेसिस ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स। ओके, नाउ शुगर प्रोटीन मिक्सचर्स, तो शुगर प्रोटीन मिक्सचर्स की बात करें तो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो है मिलार्ड टाइप अकर्स इन इवेपोरेटेड मिल्क, ये मिलार्ड टाइप मैं बता चुकी हूँ, मेरा जो इसके पहले वाला मिल्क का लेक्चर था। नाउ मिलार्ड जो थे 1912 में इन्होंने ये फर्स्ट थे जिन्होंने कि डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन कलर इन मिक्सचर्स को डेवलप किया, बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था। एंड कंटेनिंग, इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं एंड रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है विद लाइसिन होता है फॉलोड बाय द ट्रिप्टोफैन एंड आर्जिनिन। ग्लूकोज मोर स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करती है विद द लाइसिन दैन द लैक्टोज और फ्रक्टोज, एंड वाई लैक्टोज वो मोस्ट फ्लूइडली ट्रिप्टोफैन के साथ रिएक्ट करती है। अब जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इन द मिलार्ड रिएक्शन बिटवीन द रिड्यूसिंग शुगर और अमीनो एसिड्स या प्रोटीन वो बता दिए गए हैं यहाँ पे एज फॉलोज, लाइक कंडेंसेशन ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप विद द अमीनो ग्रुप, लाइक एल्डिहाइड ग्रुप आप जानते हैं CHO है एंड कीटोन में आपका CO ये हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए नाउ जो B है आपका वो क्या है, रीअरेंजमेंट होता है कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स का, देन डिहाइड्रेशन है रीअरेंज प्रोडक्ट्स का, फर्दर डिग्रेडेशन है एंड पॉलीमराइजेशन है टू ब्राउन पिगमेंट्स।
नाउ सुक्रोज डज नॉट रिएक्ट बाई इटसेल्फ, सुक्रोज खुद से रिएक्ट नहीं करती है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी रिएक्टिंग ग्रुप नहीं होता है, बट जो हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स होते हैं सुक्रोज के, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये अमीनो एसिड से रिएक्ट करते हैं। नाउ अगर प्रोलीन इन्वॉल्व है इन द रिएक्शन तो जो प्रोडक्ट है वो बिटर हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो रेट ऑफ ब्राउनिंग है ये रैपिडली इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे कि टेम्परेचर का राइज होता है। नाउ जो कलर डेवलपमेंट होता है वो इंक्रीज़ करता है विद द इंक्रीजिंग ऑफ पीएच, और ये पीएच जब हम 6.8 से इंक्रीज़ करते हैं फॉर द ग्लूकोज एंड अल्फा अमीनो एसिड सॉल्यूशंस एंड अबव पीएच 6 विद द ग्लूकोज ओमेगा एमिनो एसिड्स। ओके, नाउ जो इन्वॉल्व्ड एमिनो एसिड्स आर नो लॉन्गर बायोलॉजिकली अवेलेबल। तो अभी इस केस में जो भी एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें वो बायोलॉजिकली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। नाउ रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज होता है और एट बहुत ही लो या फिर वेरी हाई वाटर लेवल्स पे, ऑल्दो जो ड्राई मटेरियल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। नाउ जो ऑप्टिमल मॉइस्चर लेवल है फॉर द रिएक्शन रेंज वो 10 to 15 के बीच में 15% के बीच में रेंज करता है, वैरी करता है इन दी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। नाउ जो रिएक्शन है वो कैटालाइज्ड होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटल सच एज आयरन, कॉपर एंड फॉस्फेट आयंस। नाउ कंसनट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि इवेपोरेट जब होता है मिल्क एंड स्वीट एंड कंडेंस मिल्क को ये स्वीट कर देते हैं, और इसमें क्या होता है सब्सटैंशियल अमाउंट्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड शुगर लैक्टोज एंड डेवलप सम ब्राउन कलर ऑन हीटिंग। जब भी हम मिल्क को घर में ही अगर आप मिल्क ले लीजिए पैन में, इसको हीट करते रहिए और अबाउट अगर आपके पास 1 लीटर ऑफ मिल्क है, अगर उसको आप हाफ लीटर मिल्क बनाते हैं या फिर 250 ml ऑफ मिल्क तक बना करके रखते हैं तो देखिए वो धीरे धीरे ब्राउन होता रहेगा एंड उसमें एक स्वीटनेस सी आ जाएगी जो कि कंडेंस मिल्क बोला जाता है, और यहाँ पे जो मिल्क का कलर जो है वो पिंकिश या ब्राउनिश हो जाता है। ओके, नाउ तो जो रिएक्शन होती है वो अगर होती है ड्राइड मिल्क और ये फिर लॉन्ग पीरियड्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, इसीलिए ये जो कंडेंस्ड मिल्क होते हैं इनकी केनिंग होती है, देन उसके बाद ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखे जा सकते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाइड आउटलाइन है मेलार्ड रिएक्शन की। तो ये जो मेलार्ड रिएक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ये CHOHL कोहल है, ये बेल कोहल है, एंड यहाँ पे देखिए प्लस प्रोटीन के साथ रिएक्शन हुई, ये है हेक्सोज प्लस फ्री अमीनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन, एंड यहाँ पे अगेन हमारे पास ये प्रोटीन है। ओके, और एडिशन कंपाउंड है, और ये एमाडोरी रीअरेंजमेंट्स ऑफ शिफ्ट बेसिस हैं। शिफ्ट बेसिस आप जानते होंगे जो भी आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा इसके बारे में। देन यहाँ पे आपका ब्राउन एंड पॉलीमेरिक कंपाउंड बन जाता है, 1-डीऑक्सी 2-कीटोसिल कंपाउंड है। ओके, तो नेक्स्ट एसिड है। तो देखिए जब मिल्क को हीट करते हैं तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज होती है जो फर्स्ट ओइंग टू द रिलीज ऑफ डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं और जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट फॉर्म ये जो होते हैं वो इंसॉल्युबल कंपाउंड्स बनाते हैं, और जो बैलेंस होता है इन जो दो अपोजिट फैक्टर्स के बीच में वो क्या होता है, वो पीएच के लार्ज चेंजेस को वो कि ज़्यादा पीएच में वेरिएशंस ना हो, चेंजेस ना हो, इसके लिए प्रिवेंट करता है। नाउ मिनरल्स की बात करें तो डिस्पर्सन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट जो है मिल्क में वो डिक्रीज हो जाता है बाय द हीटिंग से डिक्रीज होता है, और जो पार्ट है इसका प्रेसिपिटेट हो जाता है, सम ऑफ इट्स जो है ये कलेक्ट हो जाता है ऑन द बॉटम ऑफ द पैन, और फिर जो कोगुलम होता है एल्ब्यूमिन के साथ एंड सम ऑफ इट्स प्रोबेबली एंटेंगल्ड इन द स्कम ऑफ द टॉप सर्फेस ऑफ द मिल्क। ओके, नाउ आयोडीन एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, और जब हीट करते हैं तो ये प्रोटीन से मिल्क से लॉस्ट हो जाती है, कि वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है। एंड वाइटामिन, तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन लाइक ए एंड डी आर थर्मोस्टेबल, ये थर्मोस्टेबल होते हैं, एंड लॉस ऑफ विटामिन सी इज माइनर इंपॉर्टेंस as milk is not an important source of this vitamin. Okay, now next is color, flavor and digestibility. Neither the flavor nor the general appearance of milk is appreciably changed by the pasteurization से ये चेंज नहीं होता है। now जो cooked flavor है बॉइल्ड मिल्क वो is due to क्यों होता है, क्योंकि loss of dissolved gases like CO2 and oxygen and changes जो हैं वो प्रोटीन में हो जाते हैं, एंड जो कुकड फ्लेवर्स हैं इसमें शोन जो होता है टू बी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सल्फाइड्रल्स बाई हाई टेम्परेचर्स, जब हाई टेम्परेचर्स होता है, एंड जो सल्फाइड्रल्स कंपाउंड्स होते हैं वो रीडली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एंड ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को डिले कर देते हैं मिल्क में। ओके,
नौकरी और क्रीम हीटेड टू हाई टेम्परेचर्स। नाउ ऑक्सीडाइज्ड फ्लेवर्स जो हुए हैं मिल्क के इन मिल्क वो डू नॉट यूजुअली अपेयर्स अंटिल द सल्फाइड्रिल्स आर ऑक्सीडाइज। जब तक सल्फाइड्रिल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। एंड जो कुक्ड फ्लेवर्स है वो डिसअपेयर हो जाता है। डाइजेस्टिबिलिटी में भी स्लाइटली इम्प्रूव्ड हो सकती है। एंड हीटेड मिल्क टेंस टू फॉर्म स्मॉलर एंड मोर टेंडर कर्ड्स ओके इन द स्टमक कंपेयर टू रॉ मिल्क। एंड यहाँ पे देखिए एक लाइन है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्कम के बारे में होगा। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए मेरा ये जो टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। और आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर ये जो टॉपिक है थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।